4 महीने है पहला पॉइंट, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो या 13 के स्टूडेंट हो, आपने कल से तैयारी शुरू की है या 4 साल पहले से तैयारी शुरू की है, नाउ ऑल आर एट द सेम प्लेस, एग्जैक्टली सबके पास लगभग 4 महीने बाकी हैं आज से, राइट। 3 जुलाई को, फरवरी के 4 दिन और जुलाई के 2 दिन और मान लो, 5-6 दिन का बफर अपन लेके चलेंगे, तो अभी भी हमारे पास 120 डेज हैं। पहली मानसिकता ये रखना, हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन जो सिर्फ अचीवर के बच्चे हैं जिनको सिर्फ जेई मेन देना है, उनके अलावा हम सबका ड्रीम डेस्टिनेशन एक है, जेई एडवांस 3 जुलाई सुबह 9 से 12 और दिन में 2:30 से 5:30 हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम पर होना चाहिए। और स्टिल वी आर हैविंग 120 डेज which are more than sufficient to crack any exam। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, पिछले साल का अंतरा का ले लो, किसी का भी ले लो, 4 महीने में लोगों ने किया है, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम आपके पास है। कॉन्फिडेंस रखना सबसे पहली चीज ये है, 120 दिन बहुत होते हैं। आज से भी तैयारी शुरू करने वाले के लिए भी बहुत कुछ है, उसके लिए मैं अभी बोलूंगा, स्टेप वाइज बताऊंगा कि 13 के बच्चे को क्या करना है, 12th के बच्चे को क्या करना है, फिर जिनके बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, जिनके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं मार्च में, जिनके अप्रैल में होने वाले हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, सब कुछ अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में है, कल से लेकर आज में जो चेंज हुआ है वो ये है, नाउ वी हैव ए टारगेट डेट। अब हम ओपन एंडेड मैच नहीं खेल रहे, अब हमारा मैच क्लोज एंडेड है। हमें पता है हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन, हमारा ड्रीम एग्जाम 3 जुलाई को है और हमें उसके लिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पे भी काम करना शुरू करना है। इट्स टू अर्ली टू वर्क ऑन इट, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि हम जेईई मेन 2 के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक पे बहुत एग्रेसिवली काम करेंगे और जेईई मेन 1 के बाद थोड़ा सा मॉडरेटली काम करेंगे। अभी चिंता की जरूरत नहीं है, अभी आप रात में पढ़ते हो दिन में पढ़ते हो, कोई बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। जेईई मेन 2 और जेईई एडवांस के बीच में आपको लगभग 30 डेज का गैप एसेंशियली मिलने वाला है, 33 डेज, जो कि एक अच्छा गैप है। नॉर्मली 20 से 30 दिन का गैप मिलता है, बट यू पीपल विल बी हैविंग 30 डेज एडवांस के लिए। तब सब बच्चे ऑलरेडी सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे, बोर्ड भी खत्म हो चुके होंगे, जेईई मेन 1 और 2 भी खत्म हो चुका होगा। अब जेईई मेन 1 और 2 के बीच में अब सिचुएशन डिफरेंट आएगी। आज की तारीख से मैं काउंट करूं तो अब देखो, सेशन को अपन 2 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उन बच्चों को जिनके ये ड्रॉप ईयर है। अब ध्यान से सुना, जिनका भी ड्रॉप ईयर है, मतलब जिनका कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है वो बच्चे, या जिनका बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, जम्मू कश्मीर बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड भी अभी 4 मार्च को खत्म होने वाला है। तो जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए या जो ड्रॉप ईयर में है, ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। अब से लेकर जेईई मेन 1 के बीच में आपके पास 40 से 50 डेज का मार्जिन है। कितना मार्जिन है? 40 से 50 डेज। सिर्फ 13 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जेएनके बोर्ड और बिहार बोर्ड की। उसके बाद सेकंड जेईई मेन से लेकर फर्स्ट जेईई मेन से सेकंड जेईई मेन के बीच में भी, डिपेंडिंग ऑन योर डेट ऑफ द एग्जाम, यू विल बी हैविंग अगेन ए गैप ऑफ 30 टू 40 डेज। डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसकी शिफ्ट पहले आएगी जेईई मेन 1 में उसमें बाद में आएगी। तो ऑन एवरेज मैं मान के चलूं कि लगभग 30 दिन का 40 दिन, मतलब आप तो ये मान के चलो कि 60 दिन का टोटल मार्जिन है। इसमें 35 डेज 25 डेज हो सकता है, 30 डेज हो सकता है, 25 डेज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट की एग्जैक्ट डेट्स कहां से आएंगी। तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम है रिवीजन करने के लिए। ओके, अब जिन बच्चों ने कल परसों से तैयारी शुरू की है उनकी कहानी अलग है, पर अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिन बच्चों का कोर्स खत्म हो चुका है वो बच्चे क्या करें। जिन बच्चों का कोर्स खत्म हो चुका है वो बच्चे क्या करें, ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों का कोर्स खत्म हो गया है उनको एक तो अपना पेंडिंग होमवर्क जितना भी बच रहा है, चाहे वो जेईई मेन लेवल का हो, चाहे जेईई एडवांस लेवल का हो, शीट का हो, टॉपिक वाइज टेस्ट का हो, आरटीज का हो, या जो कुछ भी है, पहले वो कंप्लीट कर लो।
ठीक है, एक एक बात करेंगे। देखो अभी मैं 13 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, बोर्ड वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा। जिनका सिलेबस पूरा है वो पहले अपना पेंडिंग निपटाओ। और मैंने जो स्कोर 1 का टाइम टेबल आपको दिया है, स्कोर 1 जिसमें 3 पार्ट करके दिए हैं, उसके हिसाब से रिवीजन आप अपना जारी रखो, उन टेस्ट को देते रहो और अब उसको फैला लो। मतलब लगभग आप इसको लेकर चल जाओ मार्च एंड तक। मार्च एंड तक आप अपना रिवीजन थोरोली पूरा कर लो। क्लियर है सबको? जिसका 90% भी सिलेबस हो गया है वो 10% पहले पूरा कर लो, लेकिन रिवीजन साथ में करो। क्लियर? तो मार्च एंड तक रिवीजन पूरा कर लो और अप्रैल में सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। राइट? क्लियर है सबको? ओके, तो ये बच्चे वो करते रहो। और जिन बच्चों का सिलेबस पूरा है, होमवर्क भी नहीं है, उनका एडवांस लेवल का भी कुछ भी बच रहा हो, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एडवांस में टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं। वो बच्चे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट वगैरह जो कुछ भी बाकी है वो देते जाओ। वो भी खत्म हो जाए तो रैंक बूस्टर ले लो, वो भी खत्म हो जाए तो क्विजेज ले लो, वो सब लेते जाओ और आप लोग इसको कंटिन्यूसली करते जाओ। लेकिन रिवीजन का एक पैटर्न बना लेना। अब वो बच्चे क्या करेंगे, एडवांस पर मेन फोकस करेंगे और जिस दिन एग्जाम है उसके 15 दिन पहले टोटल फोकस जेई मेन पर ले आएंगे। उन 15 दिन के लिए एडवांस को भूल जाएंगे। मतलब क्योंकि क्या होता है, जब हम एडवांस पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि हमारा लो स्कोरिंग एग्जाम होता है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, मोर देन 1 करेक्ट आते हैं, मैच दी कॉलम आते हैं, दुनिया भर के पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो वहां पे हमारा स्ट्रेटेजी अलग होती है। नॉर्मली क्या होता है, हम वो संभल के खेलते हैं क्रिकेट में, अगर मैं भाषा में बात करूं, अगर एडवांस का है तो। लेकिन मेन में क्या होता है, हमें स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। अब मैं बात करता हूं जिनका 90% सिलेबस हुआ है, पूरा 10% के स्लेब में आएंगे। अभी भी मैं 13 वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। जिनका 90% सिलेबस पूरा हुआ है, उन बच्चों से मैं बोलूंगा कि आप पहले क्या करो कि जो 10% सिलेबस है, चलो 80 से 100 के बीच में आ जाता हूं, वो बच्चे क्या करो कि आप पूरा जो 20% सिलेबस बचा है ड्यू टू योर किसी भी कारण से, पहले उसको पूरा कर लो। तो आप क्या करो, उसको पूरा करने के लिए इजी, मतलब उसको आपका स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक में डिवाइड करो। किसमें डिवाइड करो? स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक में डिवाइड करो। जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मैं 13 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनके बोर्ड के एग्जाम हो उसकी बात कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवीजन वीडियो से देखो। अच्छा, पूरा चैप्टर नहीं, मैं तो चैप्टर के अंदर भी, किसकी बात कर रहा हूं, चैप्टर के अंदर टॉपिक लेवल पे भी बात कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, मेरा वेक्टर 3D मान लो वीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरा पूरा चैप्टर वेक्टर 3D वीक है। उसमें से जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको तो मैं रिवाइज कर लूंगा माइंड मैप से। देखो टाइम का सारा खेल है, स्मार्टली चलना पड़ेगा, घबराना मत, ये सब खेल उस चीज का है। तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको रिवाइज करूंगा, जो वीक पार्ट है उसको डिटेल में पूरा देखूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मेरा 80% सिलेबस हो चुका है। समझ में आ रहा है? और जो 20% पार्ट है पहले उसको पूरा करते जाएंगे, और जिस दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कोर 1 उठाएंगे और स्कोर 1 के हिसाब से रिवाइज करेंगे। और जब हमारे पास टाइम सफिशिएंट बच गया तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए रिवीजन वीडियोस, माइंड मैप्स की मदद लेंगे, प्लस तब हम जेईई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट छूटे होंगे तो वो करेंगे, एक्सरसाइज 1 और 2 के छूटे होंगे तो वो करेंगे। लेकिन मैं होमवर्क का ऑर्डर भी डिफाइन कर देता हूं आपको। प्रैक्टिस के लिए जो ऑर्डर होगा वो आप सब लोग सुनना, सबके लिए कॉमन है, चाहे वो 12th का बच्चा हो, चाहे 13 का बच्चा हो या कुछ हो। जेईई मेन 1 से पहले जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, भाई किस बच्चे का कितना होमवर्क छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, तो वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्रेफरेंस पर आएंगे जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या आएंगे? जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको पूरे करने हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद है आपके लिए शीट की एक्सरसाइज 1 और 2। कौन सी है? शीट की एक्सरसाइज 1 और 2। समझ जाना सब लोग।
जेई मेन लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले देखो जेई मेन 1 से लेकर 2 के बीच में भी टाइम मिलेगा, घबराना मत। ये मैं 12th वालों के लिए बात कर रहा हूँ, 13 वालों के लिए बात कर रहा हूँ। 1 से 2 के बीच में भी मिलेगा और 2 से एडवांस के बीच में भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तब भी हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल की करेंगे, तो घबराना मत, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम JMPYQ एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, इसके बाद का ऑर्डर है जेई एडवांस PYQ चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे एक्सरसाइज 1 है और 6ठे नंबर पे एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। और बीच में ये सभी के लिए 12, 13 सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जेई मेन PYQ नंबर 1। अच्छा, PYQ में पिछले 30 साल के जाने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे 30 साल के वो जाने के आगे किताब खरीद जाते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा मत करो, क्योंकि अभी पिछले 3 साल में ऑलरेडी 50-60 पेपर हो चुके हैं। 19 में काफी पेपर हुए 2 शिफ्ट में, 20 में काफी पेपर हुए 16 पेपर, और अभी 26 पेपर तो 21 में हो चुके हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, अभी आपको 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जेई मेन के चैप्टर वाइज सेग्रीगेट होके 21 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक पेपर में छोड़ूंगा फुल सिलेबस का आपके लिए, जो आप दोनों पैटर्न में कर सकते हो। जेई मेन के प्रीवियस ईयर के आपको 3 या 4 दिन में एक पेपर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। समझ में आ गया सबको? 2008-9 से लेकर 2021 तक के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। वो भी कर लोगे ना, उससे भी जेई मेन फोड़ सकते हो, चिंता मत करो, मेरी पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए, जो जो भी चाहिए सब कुछ रेडी हो रहा है, राइट। तो जेई मेन PYQ फर्स्ट नंबर, 33 साल के अवॉइड कर दो, टाइम एक्स्ट्रा हो तो करना, फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी पैटर्न चेंज हो चुका है, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो चुका है, उसको करना। सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज 1 एंड 2। थर्ड नंबर पर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा JAPYQ, फिर एक्सरसाइज 1A, देन एक्सरसाइज 2A, और फिर RT जो बचे हुए हैं आपके, वो आप उनको ले सकते हो। क्लियर हो गया? तो जिनका 80% तक भी सिलेबस हुआ है उनको चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि अभी भी इतना टाइम है। और मैंने मेरे एक्सपीरियंस में सीखा है कि जब एग्जाम की डेट आ जाती है, मैंने देखा है हर बच्चे की एफिशिएंसी 10 से 50% तक बढ़ जाती है। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है, हम कितना भी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में जी लें, पर हम सुस्त पड़ ही जाते हैं। आपने देखा होगा, आपका एड्रेनलिन भी बढ़ गया होगा कल रात को जब से डेट आई है। आपके चेहरे की टेंशन, आपकी स्पीड में, सब में फर्क आता है। देखो, ये उसी तरह से है, आप लोगों की शादी नहीं हुई तो आप फील नहीं कर सकते कि जब तक घर में शादी की डेट अनाउंस नहीं होती है ना, कोई भी दूल्हा जाके शेरवानी पसंद नहीं करता, लेकिन जिस दिन डेट आ जाती है सारा घर पूरी शादी की तैयारी में लग जाता है। तो ये वही है, अब डेट आ चुकी है, तो अब देखो 80% तक वालों का हो गया। अब मैं बात करता हूं वही 13 की, और इसकी बात कर रहा हूं जिनका 60 से 80% हुआ है। अब उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन थोड़ी अलग है। आप लोगों को क्या करना है कि रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक में डिवाइड करो, रिवाइज करो। कैसे? स्ट्रॉन्ग का वही सबके लिए है, स्ट्रॉन्ग का रिवीजन वीडियो, वीक का फुल वीडियो, ओके। एंड जेई मेन PYQ कर लो, और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज 1K और 2K होमवर्क इंडेक्स देख लो, हर टॉपिक में से एक सवाल कर लो, टाइम अवेलेबल है तो। नहीं तो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, जेई मेन 1 से 2 के बीच में करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, आपसे एक एक सवाल करा दूंगा, आपको IIT तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब बात करते हैं जिनका 40 से 60% है। अब जो 40 से 60 वाले हैं ना, अब ये थोड़े से ज्यादा टेंशन में होंगे। मैं इनसे कह रहा हूं कि छोड़ दो IIT की तैयारी, तो छोड़ेंगे भी नहीं। और भाई देखो, एक चीज बता देता हूं कि वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, टाइम मशीन नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। मैं जिंदगी में हर दिन वही कहता हूं, हमारे पास बेहतर करने का ही एक तरीका है, और बेहतर हम कब कर सकते हैं? जब हम आगे की तरफ देखें। 120 दिन में हम कैसे चलें इंटेलिजेंटली, मैं बता देता हूं आपको। आप क्या करो, आपका जो भी 50-60% सिलेबस है, अब 12th वाले बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाओ इस स्ट्रेटेजी में। आप क्या करो कि जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, सबसे पहले SMW स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक टेक्निक से उसको रिवाइज करो।
और सिर्फ जेई मेन के पीवाईक्यूज करो। अरे भाई अब थोक में हो गए, असली पैटर्न तो वही है जो एग्जाम में आया है, और बेसिक प्रैक्टिस करनी है तो 1 कर लो और 2 के कुछ सवाल कर लो, पर इतना टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाओगे, और टाइम मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया। मैंने ऑर्डर बता दिया, जेई मेन पीवाईक्यूज, फिर एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 2, फिर जे एडवांस पीवाईक्यूज, फिर एक्सरसाइज 1 है, 2 है, फिर आरटीज और फिर ये। अच्छा, फिर जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट और जे एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, वो मैं बीच में भूल गया। तो आप क्या कर सकते हो कि जिनका 80% तक सिलेबस हो चुका है वो जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर दे देना, जे एडवांस के मत देना। भी 60% तक वाले भी टाइम मिल जाए तो जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट देना। एक मेरा तजुर्बा है, जब हम टेस्ट देते हैं तो 25 क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म करते हैं, जब हम शीट से सॉल्व करते हैं तो उसी में 2 घंटे लेते हैं। तो आप क्या करना कि जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट दो तो शीट की तरह करना। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आपके 0 नंबर आए, घबराना मत। आप तो क्या करना, एक क्वेश्चन करना और सबमिट कर देना, उससे आपको सारे सॉल्यूशन दिख जाएंगे, लेकिन कर लेना। समझ गया आप? तो जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट को भी बीच में मैंने घुसा दिया। एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट मत करना भी, वो तो वो लोग करना जिनका 80% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, वो लोग तो जरूर करना। आरटी का मतलब है रिव्यू टेस्ट, इसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और मैथ्स भी आती है। तो आपको जो स्कोर के रिव्यू टेस्ट हैं, जो अभी प्रोग्राम मिला है, उसके तो देने ही है, ठीक है? ओके, अब जो जिनके 40% से भी कम सिलेबस हुआ है वो सब चीज भूल जाओ, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक के हिसाब से एक चीज पकड़ के चलो। बस आप तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो और जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ, बस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक में डिवाइड कर लो, घबराना मत। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो 13 के बच्चे हैं भाई, 3 साल से पढ़ रहे हो, कुछ तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि जीरो पर ही हो, जीरो पर नहीं हो, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, ये भ्रम निकाल दो। आपने एक बार पिछले साल जेई मेन का एग्जाम दिया होगा, फुल सिलेबस टेस्ट तो आप हर वीक दो। जिनका 50% से ज्यादा सिलेबस हो गया है वो तो 3 घंटे का पेपर तो देना शुरू कर दो, और वो भी कौन से 2019 और 2020 के डिजिटाइज पढ़े हैं आपके ऐप में, उनको तो आप उसकी प्रैक्टिस के लिए रखो, वो तो एक रेगुलर फीचर रखो। और जिनका सिलेबस हो गया है वो तो स्कोर के पेपर दो, इस बार सीरियसली दो कि कैसा कैसा क्या क्या आ रहा है। मार्च में स्टार्ट करना चाहो तो मार्च में कर लो, अप्रैल में भी स्टार्ट करोगे ना स्कोर 1 के पेपर्स को, फुल सिलेबस को, तो भी चलेगा। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उनके लिए। अब मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं जो बच्चे 12th में हैं। अब 12th के बच्चों के लिए स्पेशली क्या है, जिनके एग्जाम हो गए उनके लिए स्ट्रेटेजी बता चुका हूं। अब जिनके एग्जाम अभी हैं मार्च में, महाराष्ट्र बोर्ड या इस तरह के बोर्ड्स स्पेशली, तो जिनके एग्जाम मार्च में है पर्टिकुलरली अर्ली, उसमें उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अगर उनके जेई के पेपर जो चैप्टर्स हैं और जो 12th बोर्ड में उनके चैप्टर्स आ रहे हैं उनको सिंक कर लो। सबसे पहले बोर्ड में आने वाले चैप्टर्स को और जेई के लेवल पे तैयार कर लो। क्लियर हो गई सबको बात? जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मान लो ये चैप्टर आ रहा है, चाहे सीबीएसई का टर्म 2 हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो या कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को बोर्ड लेवल पे भी तैयार करना है और जेई लेवल पे भी तैयार करना है। अब जेई लेवल के भी 2 लेवल हैं। अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आप बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जेई मेन और जे एडवांस की प्रैक्टिस करते रहो। पढ़ो बोर्ड लेवल का, पढ़ो बोर्ड लेवल का। जो 12th बोर्ड के लोग हैं, अरे तुम्हारी 95 से कम आएगी नहीं परसेंटेज, तुम जाओ तो सही पेपर देने। तुम्हें ऑलरेडी इतना आता है, इतना आता है तुम्हारे को ऑलरेडी, 90% से तो उनका बाप भी नहीं काट सकता तुम्हारे नंबर, क्योंकि मुझे पता है सीबीएसई वाले नंबर कैसे देते हैं। व्हाट इज गिवन, इसके भी नंबर दे देते हैं, डायग्राम बना दिया तो उसके भी नंबर दे देते हैं। वो तो कोई स्टूडेंट ही नालायक है कि ठान ही लेके मुझे नंबर नहीं लाने, तो बात है। अरे इंटीग्रेशन के सवाल, डेफिनेट के सवाल, फिजिक्स के सवाल इतने घटिया लेवल के आते हैं, मतलब मैंने तो नहीं देखा यार। जेई लेवल की तैयारी करने वाले के लिए क्या 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन मैटर करते हैं। खाली लिखने में जो आलसी बच्चे ना उनको तकलीफ आती है,
क्योंकि अभी जेई में क्या लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई, तो जिनके बोर्ड के एग्जाम है वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और भाई फिजिक्स में डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछते हैं 6-6 नंबर में। यार पिछले 5 साल के पेपर देख लो, आपके ऐप में पड़े हुए हैं, 5-6 साल में जो डेरिवेशन आए ना वही आएगा, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता, घूम फिर के वही डेरिवेशन आते हैं। छाप दो, नहीं समझ में आए तो रट लो, और वैसा का वैसा छाप के आ जाना। थोड़ा सा हैंडराइटिंग अच्छी रखना, दूर दूर लिखना। अच्छा, एग्जामिनर क्या होता है जब पेपर चेक करता है, 12th बोर्ड वालों के लिए बता देता हूं, तो क्या होता है कितने पेज भरे ये भी देखता है। कई बच्चे बहुत पास पास लिखते हैं, तो क्या होता है वो पेज कम भरता है। अच्छा, बोर्ड में कॉपी मिल जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी, सप्लीमेंट्री कॉपी, चिंता मत करना। तो आप तो थोड़ा दूर दूर लिखना, साफ साफ, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि एग्जामिनर जल्दी जल्दी पढ़ के नंबर दे देगा। जो चीज आती है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, और जो चीज नहीं आती है वहां थोड़ा घसड़ पसड़ लिख देना, ताकि एग्जामिनर जल्दीबाजी में नंबर दे दे। बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अच्छा, जो चीज पहले आती है बोर्ड में उनको पहले अटेम्प्ट करना। बोर्ड में जो चीज पहले आती है, 1 नंबर हो या 3 नंबर हो या 6 नंबर हो, लाइन से चलने की जरूरत नहीं है। जो चीज पहले आती है तो क्या होता है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है कि बच्चा बहुत अच्छा है। यार एग्जामिनर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कॉपीज चेक करने में, पर अब तो क्या एग्जामिनर की 2 साल से आदत भी छूट गई सब्जेक्टिव कॉपी चेक करने की। आपको और बता दूं, जितने भी एग्जामिनर है ना 2 साल से सब्जेक्टिव कॉपी चेक नहीं कर रहे, इनकी सबकी आदतें छूट चुकी है। इस बार भयंकर घास कटने वाली है बोर्ड में। जिस बच्चे ने ढंग से लिख दिया उसको नंबर भर भर के मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ये भी आपको बता दूं। देखो, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। क्या होता है, बच्चे के जब नंबर कम आते हैं ना तभी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरता है कि नहीं भरता। अगर वो 40 नंबर का करके आया और उसके 50 नंबर आया तो कोई बच्चा रिवोल्यूट कराएगा क्या? नहीं कराएगा। तो एग्जामिनर भी ये चीज जानता है। एग्जामिनर क्या करता है, 5 नंबर ज्यादा देता है, तो क्या होता है बच्चा रिवोल्यूशन का फॉर्म ही नहीं भरेगा, तो स्क्रूटनी में कॉपी आएगी नहीं। मेरा क्या जा रहा है, और मेरी जल्दी भी चेक होती है। वो कोई 2-4 सन की एग्जामिनर ही होंगे पूरे हिंदुस्तान में, खुड़ूस टाइप के, जो फ्रस्ट्रेटेड है दुनिया भर से, वो बच्चों के नंबर काटते हैं बेचारों के। बाकी 90% एग्जामिनर तो क्या करते हैं, भाई बंदों से कॉपी चेक करा लेते हैं, बोर्ड की कॉपी। तो आप चिंता मत करो, आपके 90% फिक्स है। आप तो सुंदर सा लिख कर आना, जो आता है उसको दूर दूर लिख कर आना, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, पिछले 5 साल के पेपर देख लेना, 100% उसमें से 90% वही पेपर आएगा। निश्चिंत होके जाओ, पेपर में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और 75% का क्राइटेरिया भी नहीं है ना। तो इसलिए बोर्ड की चिंता खत्म, बढ़िया सा लिख के आओ, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अच्छा, हर क्वेश्चन के बीच में गैप डालना 2 लाइन का, एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर लेफ्ट में दिखा हुआ मिलना चाहिए, और रफ कैलकुलेशंस राइट में लाइन खींच के वहां करना। बोर्ड की टिप्स भी दे रहा हूं, रफ कैलकुलेशंस उसी पेज में राइट में लाइन बनाकर वहां करना, वहां मत करना बीच में अंडर काटा पीटी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे इधर उधर से चीटिंग भी कर लेते हैं आसपास की पड़ोस की सीट से, वो कैलकुलेशन पीछे की तरफ करना। एग्जामिनर को ये पता नहीं पड़ना चाहिए तुमने आसपास की सीट से देख के आंसर लिखा है। मतलब कई बार ये भी होता है कि कई बच्चों को मैंने देखा है पास की पड़ोस से सीट में से देख लेते हैं क्या आंसर लिख रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जामिनर भी जब चेक करता है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, फाइनल आंसर, ठीक है, यस। चाहे न्यूमेरिकल में बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा भी कर देना। जैसे मान लो बीट स्टोन ब्रिज का या किसी चीज का सर्किट का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप सर्किट और सब बना के आ जाना, एग्जामिनर को लगेगा आप सब कैलकुलेट कर रहे हो, ओके। तो बोर्ड में तो 90% ले आना, और वैसे भी यार फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 30 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल ही होता है, और 20 तो इंटरनल ही है, और तुम्हारा इंप्रेशन तो अच्छा ही होगा। नहीं हो तो अच्छे मन से जाना, प्रैक्टिकल देने, मुस्कुराते हुए जाना, आते से टीचर की आंख में आंख डालना और मुस्कुरा देना। ये लाइफ का रियल फंडा बता रहा हूं। जो बच्चे गर्दन झुका के बैठते हैं ना, उनका ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सीधे शेर की तरह एग्जामिनर की आंख में आंख मिलाना, मुस्कुरा देना, 2 आंख से 4 आंख हुई, मुस्कुराए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदा कॉन्फिडेंट है। बस प्रैक्टिकल में नंबर पक्के, ठीक है। और प्रैक्टिकल में देखो वाइवा होगा और एक प्रैक्टिकल लिखा जाएगा। हर स्कूल की इज्जत का सवाल होता है, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे तो तुम्हारे 90% आ गए, तो टेंशन मत लो। बस मेरा कहानी पॉइंट ये है कि जो भी आपके बोर्ड में चैप्टर आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को साथ के साथ जेई के टच में रहना,
भाई जिनके एमपी बोर्ड वालों के अभी चल रहे हैं वो तो अब 2-3 दिन में क्या कर लोगे एक्स्ट्रा, 3 तारीख के बाद आप तो जो जिनके एग्जाम हो चुके हैं उस स्ट्रेटेजी में आ जाना, पर जिनके एग्जाम है वो इस तरह से करना। समझ में आ गया? तो क्या होगा कि जो बोर्ड में आपका सिलेबस आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड वालों का तो अप्रैल में है, उनका मैं अलग से बताऊंगा। अभी जिनके मार्च में एग्जाम है उनकी बात कर रहा हूं। तो बच्चे क्या करेंगे, मार्च में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनको सारों को जेई लेवल पे और बोर्ड लेवल पे कर देंगे, राइट। और फिर बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें 11th का सिलेबस या जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज करते जाएंगे लंबे लंबे गैप में। लंबा गैप क्योंकि अभी जब तक टाइम टेबल नहीं आ जाता तब तक नहीं करेंगे, ठीक है। और जिनका टाइम टेबल आ गया है, गैप नहीं है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में शायद ज्यादा गैप नहीं है, तो सड़ा जो भी आ रहा है वो दे दो और उसके बाद फिर रिमेनिंग चैप्टर चालू कर दो। अब बात करें सीबीएसई स्टूडेंट, तो भाई सीबीएसई स्टूडेंट के तो 27 अप्रैल से, उसके पहले तो जेईई मेन 1 ही हो जाएगा। आप तो मार्च एंड तक पूरा सिलेबस कर दो, उसमें भी 12th के चैप्टर को पहले निपटा दो ताकि आपको बोर्ड पे कॉन्फिडेंस रहे, और 11th भी निपटा दो, आप तो पूरा कोर्स कर लो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रेटेजी के साथ अपन को चलना है। एक बच्चा पूछ रहा है कि ड्रॉप लूं या नहीं लूं, तो बेटा ये तो तेरी स्थिति पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल पर। अगर तेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस बार मेरा हो ही नहीं सकता, और 12th का स्टूडेंट है और तेरे ठान ही लिया है कि तेरे को तो अगली बार देना है, तो फिर उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है, उस पर फिर हम बिल्कुल अलग से चलेंगे। ऐसे बच्चे अपने मेंटर को कॉल कर दो, या ऐसे बच्चे अपने मेंटर को मैसेज कर दो कि एनके गुप्ता सर से बात करो, उन बच्चों का मैं सेपरेट सेशन लूंगा। जिनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पहले उनकी पूरी इंडिविजुअल हिस्ट्री मंगाऊंगा, पता करूंगा क्या डेप्थ है क्या नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बेटा ये ऐसे चलती गाड़ी में कूदना हो जाएगा अदरवाइज, और चलती गाड़ी में कभी नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। देखो जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको तो करना ही है, और उनका तो बोर्ड का टेंशन भी नहीं है, अभी तो 120 दिन बाकी है एडवांस तक, इसलिए टेंशन मत लो। मैं तो जिन बच्चों का 12 बोर्ड के एग्जाम है और जिनका नहीं उनकी बात कर रहा था। अब सीबीएसई वाले तो क्या करो भैया, कोर्स पूरा करो, ठीक है, और पूरा कोर्स निपटा के जो पेपर आपके 12 बोर्ड में आ रहे हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो, उनके डेरिवेशन वगैरह लिख लो, बाकी आप तो पूरा करो। 27 अप्रैल तो बहुत दूर है, बीच में आपके प्रैक्टिकल की डेट वेट आएगी तो जाके प्रैक्टिकल दी आना, ठीक है। क्लियर है? एक बच्चा बार बार कर रहा है मैसेज, भाई जिनको भी ड्रॉप लेने का मन है बेटा, तो अभी इसके लिए अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप अपने मेंटर को मैसेज कर दो कि मुझे ये करना है और सर से बात करो, मैं उन बच्चों को अलग से बात करूंगा। अभी अपन एक जनरल बात करें 22 के लिए कि अपन को कैसे करना है। कर सकते हो अभी भी, जिनका जो कुछ भी करना चाहते हो, तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, और मैंने होमवर्क का ऑर्डर बता ही दिया कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। JMPYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको करते जाओ। तो ये डिफरेंट बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी हो गई। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब मैं आपकी मन स्थिति बताता हूं, जो कि इस टाइम पर आपकी साइकोलॉजी होगी। देखो कोई स्टूडेंट कितनी भी लेवल की तैयारी पर हो, पर कहीं ना कहीं उसके मन में धक धक तो चालू हो गई, मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, टेंशन नाम की चीज थोड़ी चालू होगी। लेकिन याद रखना, विच एवर इज योर स्टेटस, आपके ब्रेन का स्ट्रोंग होना इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? आपके ब्रेन का स्ट्रोंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 10% के सिलेबस पे बैठे हो तो भी अगर आपने ब्रेन को स्ट्रोंग नहीं रखा तो आप नहीं कर पाओगे। आपका ब्रेन स्ट्रोंग होना चाहिए, सिंपल लॉजिक है लाइफ का, कि मेरे लिए अब आने वाला टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बहानों में जो मेरा दिमाग देगा कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, आपको उसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ एक ही चीज में जाना है कि मैं इन दिनों में कैसे करूं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज कि अब मार्क्स कैसे भी, आपके बोर्ड के एग्जाम भी हैं तो भी घबराना मत, वो टाइम बिगड़ता नहीं है, आप अकेले नहीं हो। और ये मैं आपको बता दूं, जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम देगा, अभी देने वाला है, उसमें से भी टॉप 100 में रैंक लाएंगे बच्चे। उसको टाइम बिगड़ना मत मानना, क्योंकि वो एग्जाम है और एग्जाम सब बच्चे देते हैं।
यार जेई एग्जाम बच्चा 2 ही बार दे सकता है। जो अचीवर के बच्चे हैं, जिनको एक बार एक्स्ट्रा और मिल गया तो उनको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, है ना। अभी देखो कुछ बच्चे, अभी भी यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं है, अभी सिंगल चीज पे फोकस करो भाई। अभी सिर्फ तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट यही है, तो उस पर फोकस करो। तो मेन चीज है आपका मेंटल स्टेटस एंड कॉन्सेंट्रेशन, इसको लूज मत करना, एक एक मिनट कीमती है। और अब देखो, अगर मैं आपको बात करूं, अभी कितने दिन है, लगभग 120 डेज, ठीक है। अगर मैं 100 दिन भी मान लूं तो हर दिन का 1% हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एवरी डे 1%, ये मान के चलना, बस मेरा फंडा याद रखना, हर दिन 1% काउंट करता है। एक दिन लूज किया, 1% लूज हुई, क्योंकि 100 दिन तो बचे हैं, 120 दिन बचे हैं, 20 दिन आप बोर्ड के निकाल दो। 7 पेपर होते हैं यार, इससे ज्यादा नहीं होते, 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर में इससे ज्यादा टाइम नहीं जाता, और आप पढ़ते भी हो। 5 या 6 पेपर होते हैं। कई बहादुर बच्चे होते हैं वो ऑप्शनल भी ले लेते हैं, कई लोग डबल भी ले लेते हैं, और कई बोर्ड वाले जबरदस्ती भी 6 पेपर दिलवा देते हैं। ऑन एवरेज 5 या 6 पेपर है, तो टेंशन मत लेना, राइट। तो वो 5-6 डेज जा रहे हैं, उसमें भी आप पीसीएम ही पढ़ोगे, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइंड फ्रेश होता है उससे। इंग्लिश पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, माइंड फ्रेश के लिए है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बोर्ड को बिल्कुल हल्के में लो और रिवीजन करते जाओ, और बिना टेंशन के पढ़ो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका दिमाग आपको उकसाएगा, किसी न किसी कारण से इरिटेट, फ्रस्ट्रेट करेगा, टेंशन देना शुरू करेगा। अब तो अभी से झटके के लिए तैयार कर दो, अब कोई स्कोप नहीं है, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। और यार कुल मिलाकर पूरा फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे रखो। अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दिमाग, और सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा सिर है, बस इसको कंट्रोल में रख लेना। ये कंट्रोल में है तो सब चीज कंट्रोल में है। यहीं से आके डिस्ट्रैक्शन और फ्रस्ट्रेशन चालू होता है, बच्चा बहुत एनर्जी लूज कर देता है। ये मत करना, मत करना, मत करना। जो भी स्टेटस है, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, अभी 4 महीने कर लोगे। और देखो, जो बच्चे 12th के हैं वो 4 बार एग्जाम देंगे। सोचो, एग्जाम एक ऐसी चीज है जो दिमाग को हाईएस्ट स्पीड पे दौड़ाता है। और जो ड्रॉपर के बच्चे भी, वो भी 3 बार तो एग्जाम देंगे, जेईई मेन 1, जेईई मेन 2 और जेईई एडवांस। दोगे कि नहीं दोगे? 3 बार आपका सिलेबस पूरा होगा ही होगा। और आप टेंशन मत लो, आपके लिए और भी स्ट्रेटेजी हैं। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मान लो 2 दिन पहले ही तैयारी शुरू की है, उनके लिए एक अलग प्लान भी है। वो चाहो तो जेईई मेन 2 को अटेम्प्ट बना लो, मेन अटेम्प्ट। आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो जेईई मेन 1 के पहले, तो आप जेईई मेन 2 तक अपने सिलेबस को बिखेर लो। पर ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है, लेकिन वो बिखेर सकते हैं। जेईई मेन 2 में फुल प्रेजेंट दे सकते हैं। जेईई मेन 1 में एक पार्शियल सिलेबस के साथ चल जाओ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के साथ चल जाओ, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, राइट। बट स्टिल यू हैव द फाइनल थिंग्स इन योर हैंड। और अब अपने आप को कॉन्फिडेंट करने का टाइम है, कॉन्फिडेंस लूज करने का टाइम नहीं है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। अब कोई भी लॉजिक दिमाग में ऐसा मत आने दो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन करता हो। मान लो, मैं तो देखो एक्सट्रीम एंड बताता हूं, मान लो तुमने जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, जेईई एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, स्कोर का टेस्ट दिया, और तुम्हारे मान लो 20% ही नंबर आ रहे हैं, तो भी मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। अपने आप को एक ही चीज समझाना कि मेरे लिए अच्छा है, मैं जितनी गलतियां अभी कर सकता हूं। क्योंकि देखो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके नंबर कम तो आ ही गए। अब अगर आपने दुखी होकर कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया तो आगे की पढ़ाई पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन आपको क्या सीखना है कि नहीं, सर ने बताया कि 0 नंबर आने पर भी, यार मैंने चैतन्य का एग्जांपल आज दिया है, देखो तुम्हारे को 0 नंबर 1 नंबर 0 नंबर 1 नंबर कई दिन तक। वो बच्चा, अगर देखो, मैं उससे कहता हूं कि वो वीडियो बना के भेजे कि 0 नंबर 1 नंबर वाला बच्चा कैसे फाइनल एग्जाम में फोड़ दिया है, तो तुम फोड़ सकते हो। तो 10% नंबर ला रहे हो, 20% नंबर ला रहे हो, टेंशन मत लेना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने देना। तीसरी चीज, अब बहुत स्मार्टली पढ़ाई करना। अब दोबारा उस चीज को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरा मतलब? अब जो भी पढ़ रहे हो, फाइनल पढ़ रहे हो, यूं मान के चलना, पता, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको एंड टू एंड ले जाना। बस होमवर्क छूट जाए कोई बात नहीं, अपन जेईई मेन 2 और एडवांस के बीच में कर लेंगे। एडवांस लेवल की तैयारी नहीं हो, टेंशन मत लेना, एडवांस लेवल के बीच में सफिशिएंट टाइम बचेगा।
तब अपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया।